कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिदमिसिटी। इसका मतलब होता है कि एवरी पार्ट ऑफ हार्ट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग रिदमिक इम्पल्सेस। यानी हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एसए नोड इज़ द पार्ट ऑफ हार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रिदमिक इम्पल्सेस डेट कॉज हार्ट बीट। यानी रिदमिक इम्पल्सेस तो हार्ट के सारे पार्ट कर सकते हैं, एवी नोड, वेंट्रिकल वगैरह, लेकिन एसए नोड रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट बीट जनरेट करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? एसए नोड का जो रेट होता है वो 70 to 80 इम्पल्सेस पर मिनट, यानी बाकियों से ज़्यादा होता है। इसलिए एसए नोड को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। इन केसेस अगर एसए नोड ब्लॉक हो जाए तो एवी नोड विल वर्क एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, जिसको अपन बोल देंगे एक्टोपिक पेस मेकर। तो अपन ये देखते हैं कि आखिर पेस मेकर टिश्यू में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से साइनस रिदम जनरेट होती है। तो इसके लिए अपन पेस मेकर टिश्यू के अंदर जो आयनिक चैनल्स हैं उसको डिटेल में देखते हैं। तो एसए नोड के फाइबर्स में 4 टाइप के चैनल्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है एफ चैनल्स या एच चैनल्स। एफ का मतलब होता है फनी और एच का मतलब होता है हाइपरपोलराइजेशन। ये सोडियम चैनल्स होते हैं। सेकंड होते हैं टी कैल्शियम चैनल्स। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब हो जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। थर्ड होते हैं लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स। एल स्टैंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग। और फोर्थ होता है पोटेशियम चैनल्स। तो अब हमें देखना है कि ये चैनल्स काम कैसे करते हैं। तो अगर ये हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये हमारी मेम्ब्रेन है नोडल फाइबर्स की, और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब ये रेस्टिंग लेवल पर है, इसका RMP हो जाएगा -55 to -60 मिलीवोल्ट। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। अब नोडल फाइबर्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ECF के अंदर सोडियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है और कैल्शियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, और ICF के अंदर पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा होता है। तो हमारा सेल अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, रेस्टिंग लेवल पे, जो है -55 to -60 मिलीवोल्ट्स यहाँ पर। अब रेस्टिंग लेवल पे क्या होता है, इन फाइबर्स का एक यूनिक फीचर होता है। वो फीचर क्या है? एफ चैनल्स। ये जो फनी चैनल्स हैं ये सोडियम अंदर की तरफ लीक कर रहे होते हैं, यानी सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से स्लो डिपोलराइजेशन होता है। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, उसके बाद स्लो डिपोलराइजेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था धीरे धीरे फनी चैनल्स के थ्रू। इसके बाद ऑपरेट करते हैं ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स। तो ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा सेम वे में जैसे सोडियम का हुआ था फनी चैनल्स के थ्रू, उसी तरह कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, जिससे डीपोलराइजेशन और आगे बढ़ेगा। पहले फनी चैनल्स की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से स्लो डिपोलराइजेशन हुआ। उसके बाद ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन आगे गया और -40 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। -40 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है फॉर द ओपनिंग ऑफ लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स। एल कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम का इन्फ्लक्स बहुत रैपिड होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम थ्रू एल चैनल्स। अब इससे क्या होगा? रैपिड डिपोलराइजेशन। अब डिपोलराइजेशन जब पीक पर होगा तब पोटेशियम चैनल्स ऑपरेट करेंगे और पोटेशियम का इफ्लक्स होगा बाहर की तरफ, रैपिड इफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का रीपोलराइजेशन होगा, विच इवेंचुअली लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द नोडल फाइबर। अब यहाँ से सेम चीज़ दोबारा रिपीट होगी, यानी कि सबसे पहले सोडियम का इन्फ्लक्स फनी चैनल्स या फिर एच चैनल्स के थ्रू, उसके बाद ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे पर -40 मिलीवोल्ट के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचने की वजह से एल कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा, पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम लीक होगा, पोटेशियम इफ्लक्स विल लीड्स टू डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर सोडियम करंट हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ,
उसके बाद ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स खुले जिसकी वजह से कैल्शियम करंट हुआ, ट्रांजिएंट कैल्शियम करंट। 40 मिली वोल्ट पर पहुंचने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल खुले जिसकी वजह से कैल्शियम करंट हुआ लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ और यहाँ पे पोटेशियम करंट डेवलप हुआ। दिस इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ से यहाँ तक इसको अपन बोलते हैं प्री पोटेंशियल या फिर पेस मेकर पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज़ द स्लो राइजिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल between two action potentials is known as pacemaker potential or pre-potential. किसने बनाया? Initial part is formed by the funny channels due to the leakage of sodium into the cell or nodal fibers. The later part or the final part of the pre-potential is formed by the calcium current, which is influx of calcium through transient channels. अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ एनएस स्टिमुलेशन ऑन हार्ट रिदम, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट रिदम को कैसे अफेक्ट करता है। तो एएनएस का मतलब हो गया एसएनएस और पीएसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक सी बात अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि पीएसएनएस की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है और एसएनएस की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है। तो स्टिमुलेटेड कंडीशन को देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर हार्ट रेट जो होती है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे नोड की जो ऑटोमेटिक रिदम होती है वो 90 to 120 इम्पल्स पर मिनट होती है, लेकिन नॉर्मल रेट तो 72 बीट्स पर मिनट है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है नॉर्मल वेगल एक्टिविटी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर पीएसएनएस एक्टिव होता है वेगस नर्व के थ्रू। तो वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं नर्व एंडिक्स पर, जिससे क्या होता है एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है एसिनोडल फाइबर्स पर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोटेशियम परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। पोटेशियम परमिएबिलिटी ऑफ एसिनोडल फाइबर्स इंक्रीजेज। परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि रिपोलराइजेशन के टाइम पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पेसमेकर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँचेगा, यहाँ पे पीक आएगी, उसके बाद रिपोलराइजेशन, यही होता था यहाँ पे आरएमपी। लेकिन पोटेशियम परमिएबिलिटी अगर बढ़ गई है तो रिपोलराइजेशन के टाइम पे हाइपरपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से पेसमेकर पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स को ऑपरेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पोटेशियम परमिएबिलिटी बढ़ चुकी है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स रेट कम हो जाएगी। 90 to 120 इसकी ऑटोमेटिक रेट थी, लेकिन नॉर्मल हो गई 72 बीट्स पर मिनट, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर जो वेगस नर्व होती है वो एक्टिव होती है। नॉर्मल वेगल एक्टिविटी को अपन बोलते हैं वेगल टोन। तो अपन ये देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से नर्व एंडिंग पर एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होगा। एसिटाइलकोलिन एसिनोडल फाइबर्स पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी। पोटेशियम परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से साइनस रिदम डिक्रीज़ होगी, और इस साइनस रिदम डिक्रीज़ होने की वजह से हार्ट बीट डिक्रीज़ हो जाएगी या फिर हार्ट रेट डिक्रीज़ होगी। अब इसके अंदर एक केस होता है कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन है तो क्या होगा, पोटेशियम परमिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। दिस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मे लीड टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ साइनस रिदम, जिसकी वजह से 4 से 10 सेकंड के लिए हार्ट बीट रुक जाती है। अब ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हार्ट का जो पुरकिंजे सिस्टम होता है, पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो खुद की रिदम को इनिशिएट करते हैं, जो कि होती है 15 to 40 पर मिनट है, यानी 15 to 40 बीट्स
per minute. This is known as vagal escape. So this was all about the parasympathetic nervous system stimulation. और अब हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से नर्व एंडिंग्स जो हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट करेंगी. नॉरएपिनेफ्रिन के सीक्रेशन से जो मसल फाइबर्स होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स, उनकी एल कैल्शियम चैनल्स के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है. अब इसका मैकेनिज़्म एग्जैक्टली अपोजिट होता है. जब ये हाइपरपोलराइजेशन हुआ था, इसके बाद अगर एल कैल्शियम चैनल्स के लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये जल्दी अपनी पीक अटेंड करेगा, यानी ये जल्दी खुल जाएंगे. एल कैल्शियम चैनल अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से पहले ही खुल जाएंगे, जिससे साइनस रिदम बढ़ जाएगी. साइनस रिदम बढ़ने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी या फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑन साइनस रिदम. होप यू लाइक माई वीडियो. Thank you for watching.